नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 163 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये थे सुबुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा सुबुद्ध को सुबुद्ध वह अंतिम व्यक्ति थे जिनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न दार्शनिक शाखाओं और उनके विभिन्न प्रतिपादकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित हैं? तो सांख्य के प्रतिपादक थे कपिल, सही है। योग के प्रतिपादक थे पतंजलि। न्याय के प्रतिपादक थे अक्षपाद गौतम और वैशेषिक के प्रतिपादक थे उलूक कणाद। तो ये 3 और 4 गलत हो गए। उसके बाद 2 और होते हैं, इसमें ये 6 होते हैं। तो पांचवा है पूर्व मीमांसा, जिसके प्रतिपादक थे जेमिनी, और उत्तर मीमांसा या वेदांत, इसके प्रतिपादक थे व्यास। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक यूरोपीय विद्वान एडविन अर्नोल्ड ने किस बौद्ध ग्रंथ को आधार बनाते हुए बुद्ध पर एक विस्तृत काव्य लिखा? तो एडविन अर्नोल्ड ने ललित विस्तार को आधार बनाकर एक विस्तृत ग्रंथ द लाइट ऑफ द एशिया लिखा। ओके, तो ललित विस्तार को आधार बनाया एडविन अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ गांवों की एक इकाई के स्तर पर एक अधिकारी के रूप में गोप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य था? तो गोप का कार्य था सामान्य प्रशासन की देखरेख करना, लेखपाल का कार्य करना, जनगणना का कार्य तथा पशुधन का हिसाब किताब रखना। ठीक है, तो ये तीनों कार्य थे, इसलिए इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य काल में उपवास क्या था? तो मौर्य काल में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय किसानों का एक समूह उपवास कहलाता था। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय किसानों का एक समूह उपवास कहलाता था, ऑप्शन ए। और जो ये उपवास होता था ये गोप के प्रति जिम्मेदार होता था। ओके, गोप हमने पिछले क्वेश्चन में जाना कि गोप क्या होता है। तो जो ये उपवास होता था ये गोप के प्रति जिम्मेदार होता था, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए है छंदवासिनी। छंदवासिनी होता था ऐसी विधवा स्त्री जो पुनर्विवाह नहीं करती और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीती है। छंदवासिनी कौन होती थी? ऐसी विधवा स्त्री होती थी जो पुनर्विवाह नहीं करती थी और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीती थी। ओके, और इसमें दे रखा है स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां, जो कि गलत पेयर है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां होती थी रूप जीवा, इनको रूप जीवा कहा जाता था। बी है आड्य विधवा। तो ये ऐसी धनी विधवा स्त्रियां जो पुनर्विवाह नहीं करती थी उनको कहा जाता था आड्य जीवा, ऐसी धनी विधवा स्त्रियां जो पुनर्विवाह नहीं करती थी। सी है कृतस्कारा। तो ऐसी कृतस्कारा होती थी परिवारजिकाएं या सन्यासिनी, सही है। बी और सी सही है। डी है अनिस्कानी अनिस्कासिनी। तो अनिस्कासिनी होती थी सम्रांत घर की स्त्रियां जो प्राय घर के अंदर ही रहती थी। ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अभिलेख में सारी प्रजा को संतान के समान घोषित किया गया है। और दूसरा है, इस अभिलेख को कलिंग प्रज्ञप्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि उपयुक्त कथन किन शिलालेखों के विषय में सही है। ये दोनों अशोक के अभिलेख है। ठीक है, तो ये धोली और जोगढ़ दोनों के लिए सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य कालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है अशोक के स्तंभ पर पशु की आकृति मिलती है, एकदम सही है। ईरानी स्तंभ पर मानव की आकृति मिलती है, ये भी सही बात है कि अशोक के स्तंभ पर पशु की आकृति मिलती है और ईरानी स्तंभ पर मानव की आकृति मिलती है।
सी है अशोक के स्तंभ पर काले पोलिस का प्रयोग मिलता है जबकि ईरानी स्तंभ पर नहीं, ये गलत बात है। अशोक के स्तंभ पर काले पोलिस का लेप मिलता है, काले पोलिस का प्रयोग मिलता है, और ईरानी स्तंभ पर भी काले पोलिस का प्रयोग मिलता है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खारवेल ने मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर विजय प्राप्त की, जो कि सही स्टेटमेंट है। खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया और मगध शासक बृहस्पति मित्र पर विजय प्राप्त की। और जब खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया तो वहां से जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति वे मगध ले आए, और जो ये शीतलनाथ की मूर्ति मगध लेके आए थे, इस मूर्ति को 3 शताब्दी पूर्व मगध के एक शासक थे महापद्मनंद, जो कि कलिंग से मगध ले गए थे, तो उसको वापिस जो है उसको वापिस खारवेल ने जो है कलिंग ले आया, जो है खारवेल उसको वापिस कलिंग ले आए। ठीक है, तो स्टेटमेंट दूसरा क्या है कि खारवेल मगध के अभियान में अपने साथ जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति भी मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको 3 शताब्दी पूर्व मगध शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग से ले जाया गया था। सही बात है कि 3 शताब्दी पूर्व जो मगध के शासक हैं जिनका नाम है महापद्मनंद, उन्होंने कलिंग से जो है एक जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति, माफ करना, जो मगध शासक है, मगध शासक महापद्मनंद ने कलिंग से एक मूर्ति थी जिसका नाम जो है शीतलनाथ की मूर्ति थी, जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति थी, जो मगध ले आए थे। तो वापिस जब खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया तो ये मूर्ति मगध से वापिस कलिंग ले आए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो गए। स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट दूसरा सही है कि जो खारवेल मगध के अभियान में अपने साथ जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुए। ठीक है, और जो ये मूर्ति थी ये 3 शताब्दी पूर्व मगध शासक महापद्मनंद के द्वारा कलिंग से ले जाई गई थी और उसको वापिस कलिंग ले आए खारवेल। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए? निम्नलिखित में से किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए? तो ये थे कुजुल कडफिसस ने तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए, और ये 2 प्रकार के सिक्के होते थे, एक में कोई उपाधि नहीं होती थी और दूसरे में राजकीय उपाधियां होती थी। ठीक है, और इसमें राजकीय उपाधियां कौन कौन सी थी? इसमें थी महाराजा की, यह तस्प की, कुषण की, कुचल की, कफस की आदि जो है राजकीय उपाधियां थी कुजुल कडफिसस के सिक्कों पर। ओके साथियों, तो इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 163 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।